अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। आपसे एक बात शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि जिस तरह से आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं, उसमें अपने इलाके का और अपनी जगह का जो डिटेल है वो ज़रूर उसमें शामिल किया करें। और अगर आप हमारे किसी भी नुमाइंदे से रब्ता करते हैं तब भी उसे आप कंप्लीट डिटेल दिया करें, ताकि जब आप तक रसाई करनी हो, आप तक अप्रोच करनी हो, तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जगह की मौजूद हो। ख़वातीन हज़रात, बनाम सरकार में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद बात ही नहीं हो रही और जिस पर काम भी नहीं हो रहा। ख़वातीन हज़रात, मैं बात करूँगा आज नशे के हवाले से। फैसलाबाद जैसे शहर में और इस रीजन में नशे की लानत दिन ब दिन फैलती चली जा रही है और वो बहुत ज़ोर पकड़ रही है। अगर आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो शायद वो तो बहुत दूर की बात है, हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। हम बात करते हैं एकेडमीज़ की, हम बात करते हैं ट्यूशन सेंटर्स की, जहाँ पर आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और जैसे ही वो एकेडमी या अपनी ट्यूशन से बाहर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स हु नोस के वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में कुछ ऐसे वाक़यात मैं खुद देख चुका हूँ कि बच्चे एकेडमी से बाहर निकलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें वेप्स पिए जाते हैं, उसमें निकोटीन पाउचेस के आप वो पाउच को अपने होंठ के नीचे रखते हैं और उसके बाद आप वो कहते हैं ना दुनिया बदल गई और ज़िंदगी बदल गई वाला हिसाब होता है। ठीक है, उसके बाद शीशा जो है वो बहुत पहले आप देखते थे शीशा सेंटर्स पर मिलता था। अब जब से शीशा बैन कर दिया गया पंजाब भर में, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ोर से आपको मुख्तलिफ जगहों पर शीशा प्राइवेट तौर पर मिल भी जाता है और अब तो पॉड और वेप्स की सूरत में जो शीशा है वो अब हर स्टूडेंट के हाथ में नज़र आता है और ये एक ट्रेंड बन गया है। लोग समझते हैं कि अगर हमारे हाथ में ये वेप या ये डिजिटल पॉड नहीं होगा तो सोसाइटी में उनको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाएगा या दोस्तों में उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए कि नई नस्ल जो है वो किस जानिब जा रही है। और बताता चलूँ कि ये एक वाहिद सीढ़ी है, ये एक फ़र्स्ट स्टेप होता है जब आप नशे की जानिब शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चों पर आपकी सुपरविजन अब 24 घंटे तो नहीं हो सकती। एक दौर होता था कि जिस दौर में हमारे बड़ों का हमें डर होता था और उस डर की वजह से हम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन अब क्योंकि ज़माना इतना तेज़ हो गया है कि अब बच्चों के ऊपर उतनी 100% या 24 घंटे सुपरविजन तो नहीं दी जा सकती। तो फिर क्या हो, फिर हो बच्चों के बिहेवियर्स पर आपने नज़र रखनी है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किन दोस्तों के दरमियान बैठ रहे हैं और उनका जो उठना बैठना है उसमें किस किस्म के मशगलों की चीज़ें हो रही हैं और वो क्या काम करते हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये बातें अब साथ साथ चलती रहेंगी। ख़वातीन हज़रात, आज हम अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हम एक रिहैब सेंटर पे मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे पेशेंट्स को जो कि टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो इस नशे की लत पर लग चुके हुए हैं। शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत वेप से की, डिजिटल पॉड से की, सिगरेट पीना शुरू किया, उसके बाद जनाब उन्होंने नशावर ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो आइस की लत में लग गए। और आइस आपको पता है, समझ लीजिए कि नशों का बाप है और ये कहना भी गलत ना होगा। और जो थर्ड स्टेज होती है वो आपके आइस की स्टेज होती है और जैसे कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि आइस एक ऐसा नशा है जिसके बाद वापसी नामुमकिन समझी जाती है। लेकिन जिस रिहैब सेंटर में मैं आज मौजूद हूँ, हम यहाँ पर आप की मुलाकात पेशेंट से भी कराएंगे, उनकी स्टोरीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे और जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो दिन रात मेहनत करते हैं और कड़ी नज़र रखते हैं, वो किस तरह से पेशेंट्स को डील करते हैं, पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स होते हैं, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चों पर नज़र रखें और अगर आप वो सिम्टम्स जो हमें डॉक्टर्स बताएगा, अगर आप अपने बच्चों की नेचर में, उनके बिहेवियर में वो चीज़ देखें तो फ़ौरन से रिहैब सेंटर से रब्ता करें। वो तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, ये एक प्राइवेट रिहैब सेंटर है और ये रिहैब सेंटर बनाने का मकसद, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या अपने मेंबर्स को जो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, उनकी जो है डिमांड होती है कि उन्हें अच्छे माहौल में रखा जाए, एसी वेसी लगा हो, एलसीडीज़ लगी हो, माहौल अच्छा बना हो। ठीक है, तो उस वजह से फिर डेफिनेटली जो प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं वो फिर उनकी उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुछ माहौल अच्छा रखते हैं। आपको बताया चलें कि फैसलाबाद में सिर्फ एक रिहैब सेंटर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है और सिविल हॉस्पिटल में है और उसमें सिर्फ 20 से 25 बेड हैं। कैन यू बिलीव दैट कि 20 से 25 बेड्स का सिर्फ एक ऐसा नाकारा रिहैब सेंटर जो है बनाया गया है कि फैसलाबाद में लाखों की तादाद में ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। क्या 20 से 25 बेड्स लाखों ज़रूरतमंद या लाखों जो नशावर चीज़ों पर लग चुके हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्या उनका इलाज कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी यहाँ पर बाकायदा ताला लगाया गया है
और ये ताला इसलिए लगाया गया है कि जो पेशेंट्स हैं ज़ाहिर है वो अग्रेसिव होते हैं और उनको अंदर बंद रखने के लिए कि वो भागे ना और कोई ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानी क्रिएट हो, तो इसको बाकायदा ताला लगाया जाता है और बंद किया जाता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या? अच्छा जी, अजफर रहमान साहब जो हैं यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से ये रिहैब सेंटर आप चला रहे हैं? ये हम रिहैब सेंटर तकरीबन 4 साल से चला रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। 4 साल हो गए हमें इस रिहैब सेंटर को चलाते हुए। और अभी यहाँ पर पेशेंट्स आपके कितने हैं जिन्हें आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं? इधर हमारे पास पेशेंट्स की तादाद ज़रा थोड़ी कम है, ये वीआईपी सेटअप है। इधर हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 25 की रेंज तक रहते हैं। बाकी उधर हमारा दूसरा सेटअप है, उधर 300 प्लस पेशेंट हमारे इस टाइम मौजूद है। ठीक है जी। तो किस तरह से, मैं थोड़ा सा जनरली एक बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे बताएं कि जो एज वैल्यू है, ठीक है, बताएं मुझे किस एज, कम से कम एज कौन सी है आपके पास जो यहाँ पर पेशेंट है? कम से कम एज हमारे पास एक छोटा बच्चा है, वो तकरीबन 18 साल उसकी उम्र, वो भी पूरी नहीं है। वो इस टाइम आइस अंडर एज है वो? हाँ जी, अंडर एज है। आइस का एडिक्ट है वो। हमारे पास हेडमेंट है नीचे, उसकी वालदा है, वालिद साहब उसके नहीं है, वो डेथ कर गए हैं, तो वालदा के सर पे उसने ये सारा कुछ किया हुआ है। और यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं और इससे बड़ी उम्र के लोग भी हैं? जी, हमारे पास तकरीबन 18 वो सबसे छोटी एज का बच्चा है, उसके बाद उधर से लेके तकरीबन 60 साल की उम्र तक हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। सही है। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स आपको छोड़ के जाते हैं, या आपको कोई अगर नज़र आता है कि कहीं पेशेंट है और वो ड्रग एडिक्ट है तो आप खुद से भी कार्रवाई कर लेते हैं? नहीं, ये वही पेशेंट है जो फैमिली की रजामंदी के साथ हम इधर रखते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं फैमिली एग्री होती है उनको, लेकिन पेशेंट नहीं एग्री होता, फिर उनको हम ले भी आते हैं घर से जाकर। हमारी एक पिक टीम होती है, एनओसी फॉर्म होता है, उसके ऊपर फैमिली कोई भी गार्डियन वो साइन वगैरह A to Z उनकी रजामंदी के साथ? उनकी रजामंदी के साथ पेशेंट एडमिट होता है, वैसे नहीं होता। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अभी हम जाएंगे कुछ पेशेंट्स से मुलाकात करते हैं। अजफर रहमान साहब जो हैं हमें लीड करेंगे, पेशेंट्स से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी स्टोरीज़ जानने की कोशिश करते हैं और कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो नशे की लत पर आए हैं और उन्होंने आइस तक का नशा किया है, उनसे भी बात करते हैं। और फिर यहाँ पर जो डॉक्टर हज़रात हैं, जो साइकेट्रिस्ट लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा अजफर, मुझे बताइए अभी हम कहाँ खड़े हैं? ये हमारा लेडीज़ वार्ड है, ऊपर लेडीज़ सेटअप है। ये हमारे 2 रूम्स हैं जिसमें फीमेल्स हम पेशेंट्स इधर एडमिट करते हैं, और बाकी हमारी ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्पेंसरी है जहाँ अच्छा एक मिनट, ये लेडीज़ वार्ड है? जी जी। और लेडीज़ वार्ड के अंदर लेडीज़ पेशेंट्स होती हैं? पेशेंट रहती हैं अलग से? और लेडीज़ पोर्शन है, इधर कोई फीमेल किसी की एंट्री वगैरह नहीं है। ये लेडीज़ वार्ड है, लेडीज़ इधर रहती हैं। ये हमारी डिस्पेंसरी है जहाँ पे इनको प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह हर एक चीज़ हम देते हैं। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मकसद ये सारा सेटअप दिखाने का आप तमाम लोगों को यही है कि जो रिहैब सेंटर्स हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं प्राइवेटली फैसलाबाद में। अच्छा जी, ये थोड़ा सा राउंड भी ज़रा दिखा दें कि ये इनका ये शेल्फ बना हुआ है। मेडिकेशन वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर पड़ी है। इनको ना मुख्तलिफ किस्म के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। उस चीज़ को फिर क्लियर करने के लिए डॉक्टर्स हमारे पास मेडिकल मौजूद होते हैं, वो उस चीज़ की मेडिकेशन वगैरह वो डायग्नोस करते हैं और पेशेंट को वो सुबह शाम दी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो मेडिकेशन है वो 3 टाइम इन अ डे जो एक रूटीन होती है, या डिफरेंट हर पेशेंट को आप डिफरेंटली डील करते हैं? मॉर्निंग इवनिंग होती है, और बाकी अगर किसी पेशेंट को कोई टाइम आ भी जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की अलामात, फिर उस टाइम भी मेडिकेशन वगैरह दे दी जाती है। प्रॉपर डिस्पेंसर 24 घंटे मौजूद होता है इधर, वो फिर मेडिकेशन वगैरह दे देते हैं उसको। अच्छा सही, चलें आए जी। अच्छा, मैं अभी चाहता हूँ कि आप हमें, ये तो लेडीज़ वार्ड है, जेंट्स वार्ड ज़रा मुझे दिखाएं, वो किस तरफ है? अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम बेसमेंट में आ गए और ये बेसमेंट है स्पेशली मर्द हज़रात के लिए जो कि इस रिहैब सेंटर में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि सबका जो है वो अल्लाह करे बहुत जल्द ट्रीटमेंट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, सब ठीक ठाक हैं? अच्छा चलिए जी, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि हम कुछ पेशेंट्स से बात करें और जानने की कोशिश करें कि रीज़न क्या था, वजह क्या थी, किस माहौल में वो उठते बैठते रहे हैं, फैमिली प्रेशर रहा है, पढ़ाई का प्रेशर रहा है, कारोबार का प्रेशर रहा है, या कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो आए इस जानिब। क्योंकि ज़ाहिरी बात है एट द एंड ऑफ द डे नशा जो है वो एक लानत है और ये एक नुकसान है, ये बर्बादी है एक इंसान की, और सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके जान पहचान वाले सब उससे दूर हो जाते हैं, सब उससे अलग हो जाते हैं और ये परेशानी सारी उम्र
एक जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी फैमिली को फेस करनी पड़ती है, उसके बहनों को, उसके भाइयों को, उसके माँ बाप को माशरे से बातें सुनना पड़ती हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे ये दोस्त और या जो वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो ये चीज़ सोच लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह हमारा ये फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान जो है वो ये नशे की लानत से दूर नज़र आएगा। अच्छा, मैं ये इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, तो मुझे सबसे ये बताओ, आप पढ़े हुए हो, पढ़ते हो? जी, पढ़ते थे या अब तो ज़ाहिर है आप इधर हो, तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया? जी, तो पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या शुरू किया था तुमने? सबसे पहले मैंने ड्रिंक ही शुरू की थी। ड्रिंक शुरू की? जी, तो कहाँ बैठ के ड्रिंक करते थे? दोस्तों के साथ, बाहर कहीं, कहाँ दोस्तों पे? के साथ। दोस्तों के साथ, तो वो सिटिंग कहाँ पर होती थी? उनके घर में या बाहर कहीं। तो पेरेंट्स या अम्मी अब्बू वगैरह पूछते नहीं थे कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो? पूछते तो थे, फिर आप क्या जवाब देते थे? हम वैसे ही कहते थे दोस्तों के साथ। वैसे दोस्तों के साथ बैठे और वो ट्रस्ट कर लेते थे? जी, फिर उसके बाद उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सिर्फ ड्रिंक करते रहे हो? तो ड्रिंक के बाद क्या किया? ड्रिंक के बाद चर्च। अच्छा, ठीक है, चर्च शुरू की है। और चर्च भी, आप इधर मेरी तरफ देखो, चर्च भी आपने ठीक पी हुई है? जी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद? बस कुछ भी नहीं उसके बाद। बस ये ड्रिंक की है और ड्रिंक के बाद चर्च पी है, और चर्च इतनी पी है कि आप आज यहाँ पर हो? जी, ठीक है। तो क्या पेरेंट्स खुद छोड़ के गए हैं? जी, खुद छोड़ के गए। पता कैसे चला उन्हें? पता चल ही जाता है उनको फिर। मतलब ये चलिए, कितना अरसा रहा ये मुझे बताओ, कब से लेकर अब तक जो है ये इसमें कितने महीने या साल गुजरे हैं? 2 साल गुजरे हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर? जी, इसने ड्रिंक की हुई थी और घर इसने पूरा घर वालों को सर पे उठाया हुआ था, तलवार हाथ में थी इसके। जब तलवार इसके हाथ में थी जब इसको हम घर से लेने गए हैं। ये अपनी अम्मा जी के पीछे, अपनी सिस्टर्स के पीछे भाग रहा था। वहाँ पे उन्होंने इतना वो इससे डर गए थे, उन्होंने 15 को कॉल की। वहाँ पे 15 वाले आए हैं, उन्होंने इसको वो अपने पिकअप में डाला है और लेके जा रहे हैं। फिर उधर से हम इसको लेके आए हैं इधर सेंटर। आपको किसने बताया? उसकी वालदा ने फ़ोन, इसके पेरेंट्स की, इसकी मदर की आपको कॉल आई? हमें भी कॉल आई थी कि हाँ इसे ले जाएं आके, लेकिन वो इतने तंग थे कि उन्होंने 15 पे कॉल पहले कर दी हुई थी। हम नहीं पहुंच पाए उतनी देर तक, थे 15 हमसे पहले आ गए थे, तो वो इन्हें लेके तो अपने साथ थाने की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनसे लिया है हमने। आप लेके यहाँ आ गए हो, तलवारें चलाते रहे? नहीं, मतलब तलवार लेके घर में, मोहल्ले में भी? मतलब क्या था तब, दिमाग काम नहीं कर रहा? तब नहीं कर रहा। क्यों, क्या किया हुआ था तब? ड्रिंक की हुई थी। ड्रिंक की हुई थी? जी, और ड्रिंक में खुद को क्या समझ रहे थे आप? कुछ भी नहीं। सुल्तान टाइप, वो टीपू सुल्तान तो नहीं समझ रहे थे खुद को? कुछ भी नहीं। कि मैं निकला हूँ तो मैं कुछ, नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर शर्मिंदगी होती है आज अपने इस वाक़े पे? इस सारे जो मामला है, आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी होती है? होती है। रिग्रेट होता है? जी, जी। तो क्या अभी क्या सोचा है आपने, आगे क्या करोगे? इंशाल्लाह इसको अब छोड़ेंगे, आगे कोशिश करेंगे। पूरा दिल से तहैया की है? जी, ये वो होता है ना समटाइम, जो माँ बाप को जैसे आप गेड़े दे लेते हैं कि जी इंशाल्लाह ये आखिरी मौका दे दें, दोबारा नहीं करेंगे, तो ये कहीं वो वाला गेड़ा तो नहीं जो आप हमें भी देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरी की जानिब जाओगे? जी, अपनी ज़िंदगी से प्यार है? जी, तो आपको पता है ना कि ये जो लत है ये सिर्फ बर्बादी देती है, जी, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी फैमिली को उठाना पड़ता है, आपके पेरेंट्स को शर्मिंदगी के सूरत में उठाना पड़ता है, पूरे माशरे से। जी, ऐसे ही है ना ऐसे ही है। सर? ये बताइए कितना है इनका अभी? ये इनका कम से कम हम 4 माह का प्रोसीजर कंप्लीट इनको इधर रखेंगे, हम ट्रीट करेंगे। 4 माह ये हमारे पास ही रहेंगे। इनकी मेडिकेशन वगैरह सुबह शाम चलेगी। इनको मुख्तलिफ़ किस्म की क्रेविंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें मोशन, वॉमिटिंग, इस चीज़ की ये मेडिसिन की वजह से होती है? ये अल्कोहल की वजह से हो रही है। अच्छा। जब वो नहीं मिलती तो फिर बॉडी में के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये चीज़ें, यानी वो इतना सरायत कर चुकी हुई है कि वो इनकी बॉडी वो उसकी क्रेविंग होती है? इनका नींद का सिस्टम डैमेज हो जाता है, नींद नहीं आती इन्हें। ठीक है। और अग्रेसिवपन इतना ज़्यादा इनके अंदर होता है कि ये कह चाहते हैं कि इधर किसी को मार दें या मर जाएं, हम भाग जाएं। बहुत से मामला ऐसे हमें फेस करने को मिलते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ एक नेलबर्न एडिक्ट का, कि नेलबर्न इंजेक्शन के आजकल बहुत एडिक्शन चली हुई है, कि डॉक्टर नेलबर्न इंजेक्शन डॉक्टर नेलबर्न इंजेक्शन लगवा के और पेशेंट्स को खुद ख़राब कर रहे हैं। हमारे पास एक सरगोदा से नदीम भाई हैं, वो बड़े अच्छे वो अपना सारा बायोडेटा। किधर है नदीम भाई? ज़रा नदीम भाई ज़रा हाथ खड़ा करें। आप हैं? चले मैं आपके पास, मैं बल्कि उधर ही आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम तो मुझे वो तारुफ करा दिया असफर साहब ने, तो सर मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको इस रिहैब सेंटर में?
यहाँ पे तकरीबन 2 मंथ हो गए मुझे। 2 मंथ्स हो गए। जी 2 मंथ। खुद आए हैं या आपकी फैमिली ने ये ज़रूरी समझा कि अब आपको यहाँ पर होना चाहिए? नहीं, अपनी रजामंदी से आया हूँ यहाँ। खुद आए आप? ये शिकार। तो इससे पहले की ज़रा मुझे थोड़ी स्टोरी ज़रूर बताएं, क्योंकि देखें सबकी अलग अलग स्टोरी है और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ से, हमारे फैमिली मेम्बर्स से, उनके कामों से, उनकी रूटीन से रिलेट करती है। ठीक है, तो आप ज़रा मुझे बताएं आप क्या करते हैं और कब से आपने ये नशा जो है वो शुरू किया? सर बेसिकली मैं 2013 से मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा पाकिस्तान टॉप किया है और काफ़ी मुल्कों के विज़िट किए, कंपनी की तरफ से अवार्ड लिए हैं। तो ये 2021 में जो है ना, क्योंकि मुझे माइग्रेन पेन होती थी जिसकी वजह से जो है ना, ये हमारी एक विज़िट था मिस्र का, इजिप्ट का, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई तो उस वक्त मुझे जो है ना माइग्रेन पेन हुई। तो वहाँ से मुझे फिर एक डॉक्टर के पास लेके तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया ये नेलबन का, और नेलबन और ग्रेविनेट उन्होंने मिक्स करके लगा दी। उससे मुझे सुकून आ गया। तो फिर उन्होंने जो है ना वो स्लिप पे लिख के भी दे दिया कि अगर जब भी इनको पेन हो तो ये आप ये इंजेक्शन लगाएं और आपको सुकून और सुरूर दोनों मिलेंगे। जी दोनों मिलेंगे। और उससे वो थोड़ी सी नींद भी आ गई और थोड़ा फ्रेश भी हो गया। तो फिर जब भी पेन होती तो घर वाले ले जाते, वो इंजेक्शन लगवा देते। हमारा काम भी ऐसा ही था कि हम 24 घंटे काम करते थे। जब वो इंजेक्शन शुरू किया तो उससे ये हो जाता था कि जहाँ पे मैं 12 घंटे काम करता था, मैं 24 घंटे जो है ना काम करना। अच्छा, वो आपको एक्टिव रखता है? एक्टिव रखता है। तो इसी वजह से जो है ना वो इंजेक्शन थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो गया। फिर आगे मुझे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया, वहाँ पे 40% नर्सें, डॉक्टर और जो अमला था ना वो एडिक्टेड था, और उन्होंने मुझे जो है ना ज़्यादा फिर इंजेक्शन यूज़ करवाना, डोज इसकी ज़्यादा देना शुरू की? डोज ज़्यादा दें। उससे फिर ये है कि सुकून भी आ जाता है, वो मरीज़ों को भी लगा देते और ख़ुद भी लगा लेते, रात को सो जाते, मरीज़ भी आराम से सो जाते। वहाँ से मेरी लिमिट जो है ना वो ज़्यादा होने लगी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे वेनें ब्लॉक होना शुरू हो गई, तो उन्होंने मुझे CVP लाइन लगा दी, जिसकी वजह से वो फिर वेन ढूंढना मेरे लिए आए जो है ना मुश्किल नहीं होता था। वो यहाँ पे उन्होंने CVP लाइन लगा दी, तो फिर वो वहाँ पे इंजेक्शन लगाना मैंने शुरू कर दिया खुद से। तो फिर ये होता था कि जब मैं काम करता था, मेरे ड्राइविंग का काम ज़्यादा था, गाड़ी की ड्राइविंग ज़्यादा होती थी। फिर मैं वहाँ पे जो है ना इंजेक्शन के पहले मेरी लिमिट जहाँ पे 12 घंटे की थी, फिर 6 घंटे पे आ गई, फिर 2 घंटे पे आ गई, फिर घंटे पे आ गई। इसी तरह वो लिमिट बढ़ती गई और इंजेक्शन बढ़ते गए। तो तकरीबन 2021 से मैं पहला इंजेक्शन लगा था और फिर ऐसे ही लगते जो है ना वो इंजेक्शन पे। तो फील कब आया आपको, और क्या फैमिली ने भी आपके रवैये में, बिहेवियर में चेंज महसूस किया और आपको कहा कि आपकी तब्दीली आ रही है रवैये में? क्या रीज़न है इसके पीछे, या खुद से ही एक कॉल आई, इनर कॉल होती है ना कि जी अब शायद ये इंक्रीज़ हो गया और मुझे अब अपने आप को किसी रिहैब सेंटर में लेके जाना चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज कराना चाहिए? ये कब महसूस हुआ? वो जब कंपनी को पता चला, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तो वहाँ पे मैंने सारी बात बता दी कि मैं एडिक्टेड हूँ, मैंने 6 मंथ जो है ना इंजेक्शन लगाए हैं। फिर उन्होंने इंक्वायरी की कंपनी वालों ने, क्योंकि वहाँ पर मैं परमानेंट था और बड़ी फैसिलिटीज़ मुझे कंपनी ने दी हुई थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये पेशेंट तो अब एडिक्टेड हो चुका है, तो उन्होंने इंक्वायरी फिर की और उसके बाद जो है ना मुझे उन्होंने वार्निंग दी कि अगर इसके बाद आपने ये हरकत की तो हम आपको जो है ना वो डिसमिस कर देंगे। तो तकरीबन 1-2 मंथ जो है ना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर सका। तो 2022 में फिर उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना जब टर्मिनेट हुआ तो आखिर मेरी बहुत अच्छी पे थी और बहुत अच्छी इनकम थी और एक स्टेटस था। फिर और ज़्यादा परेशान हो गया। जब ज़्यादा परेशान हुआ तो फिर ज़्यादा डोज लगने लग गई। फिर उसके बाद जो है ना अपने आप को रिलैक्स रखने के चक्कर में आपने इस्तेमाल ज़्यादा और रूटीन में शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है ना एक दिन मुझे ऐसे ही ख्याल आया, तो मैंने वो CVP लाइन निकाल दी कि मैंने आइंदा के बाद इंजेक्शन नहीं लगाना। तो जब CVP लाइन लगाई निकाली तो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसके बाद फिर उसकी जो है ज़रूरत पेश आ गई। फिर वो खुद ही लगाना शुरू, कहीं गलत लग जाए, कहीं ठीक लग। क्या एग्रेसिव फील करते थे खुद को या इमोशनल फील करते थे? नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। टेंशन बन जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती थी। फिर वो पीछे चले जाना कि बहुत बड़ी, क्योंकि मैं रीजनल मैनेजर था और पाकिस्तान में
टॉप पे था, कम उम्र रीजनल मैनेजर में था। तो वो सारी यादें आती कि ये इतना, यानी कि मैंने विज़िट किए और उसके बाद अवार्ड लिए, पीसी में अवार्ड लिए, मॉस्को वगैरह, यहाँ काफ़ी जो है ममालिक में मैंने अवार्ड ली। तो वो चीज़ें मुझे याद आती थी कि यार इतना मैंने अपना नुकसान कर दिया। फिर वो जहन पे दबाव आ जाना, टेंशन में आ जाना, तो फिर इंजेक्शन यूज़ करना। तो आज आप यहाँ पर हैं तो वो सारा कुछ एक दफ़ा उसके फ्लैशबैक्स तो चलते होंगे आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल सामने है, बिल्कुल। वापसी की अब मन में पूरी उम्मीद है? जी इंशाल्लाह। अब जो है ना घर वालों से भी वादा है और यहाँ के जो देखिए, खुद से वादा, मैं एक बात बोलूँगा, आप अपनी फैमिली से, डॉक्टर से, सबसे वादा कर सकते हैं। ये वादा है खुद से। अगर तो खुद से अगर आप वादा करते हैं और ख़ुद की नीयत पर अगर आप चलते हैं तभी बचाव मुमकिन है, वरना बचाव मुमकिन नहीं है। यही बात जो है ना मेरे जहन में है कि क्योंकि अगर मैं घर वालों को मुतमईन कर दूं, डॉक्टर्स को मुतमईन कर दूं, तो मैं कभी नशा नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ना चाहूं तो मुझे रैब सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं दिल से छोड़ना चाहूं तो मैं 10 दिनों में भी छोड़ सकता हूं। लेकिन वजह यह है कि इस सेंटर में आने का मकसद यह है कि क्योंकि जब वहाँ पे हम छोड़ना चाहते हैं ना, वहाँ पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एडिक्शन होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहीं से आप अपने आप को अवेल कर लेते हैं, कोई ना कोई खुद को ही मजबूरी कर लेते हैं होती है, और उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बंदे को बेचैनी बन जाती है, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाता। यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे 14-14, 15-15 दिन जागता रहता था, घर वालों ने मुझे बंद कर रखा था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद भी ठीक हो गई है, मैं सो भी रहा हूँ, मैं सुकून से भी हूँ, और इसी वजह से जो है ना ये मेरा। क्या पैगाम देंगे आप यूथ को, वो लोग जो शायद कहीं ना कहीं इस नशे में मुब्तला हैं, इस लत में मुब्तला हैं, क्या पैगाम देंगे उन्हें? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये नशा एक तो आपकी इज़्ज़त, आबरू और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आपका जो मुकाम होता है, एक वो टाइम आता है कि लोग आपके साथ जो है ना सलाम लेने के लिए तरसते हैं, और एक वो टाइम आ जाता है कि लोग आपसे भागने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मौत की तरफ रास्ता हमवार करता है नशा। बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप ये बात जानते हैं तो ये जानते हुए अगर ये आपके मन में ये सारी बातें हैं तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वापसी करेंगे अपनी हंसती खेलती लाइफ की तरफ। इंशाल्लाह मैंने अब अपना ये प्लान बना रखा है कि 2024 के एंड पर मैं इंशाल्लाह उसी जगह पे खड़ा हूँगा यहाँ से जो है। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी असफर, मुझे बताएं, अब ये लिविंग रूम है सबका? ये लिविंग रूम है सबका। इधर इन्होंने अपना सेपरेट सारे पेशेंट का बेड है, इन्होंने अपना इधर रेस्ट करनी है। बाकी वो बाहर जहाँ बैठे थे वो टीवी लोन भी है, टीवी चला के, सिटिंग रूम वगैरह भी है, ठीक है, सारा कुछ इधर ही है। बाकी ऐसे रूम्स बने हैं 2-3 और, आज उनका भी बड़ा नीट एंड क्लीन माहौल है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये नीट एंड क्लीन माहौल फैमिलीज़ की तरफ से रिकमेंडेड है और आप इसका बाकायदा चार्ज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक प्राइवेट रिहैब सेंटर है और इसकी जो मेक है ओवरऑल, इसका जो एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इसको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया गया है जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं। तो ज़रा मुझे ये बताएं, ये पेरेंट्स की तरफ से, जो इनके लवाहिकीन होते हैं उनकी तरफ से ये क्या कहते हैं, डिमांड होती है कि हमें ये सारा माहौल अपने पेशेंट के लिए चाहिए? फैमिली की डिमांड होती है। कई फैमिलीज़ की थोड़ा सा अफोर्डेबल होती हैं, वो अफोर्डेबल फैमिलीज़ फिर कहती हैं कि हमारे पेशेंट ज़रा अच्छे VIP माहौल में रहे, इलाज में भी डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। वो फिर जिस हिसाब से पेमेंट, आप भी बेहतर जानते हैं कि पेमेंट का शेड्यूल होता है, वो फिर पेमेंट के हिसाब से इनके सेशन वगैरह, उनके सेशंस है, केयर है, मेडिकेशन है, यहाँ पर रिहाइश है, खाना पीना, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है और ये बताएं कैसा महसूस कर रही हैं आप इस वक्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि ये खातून जो हैं ये अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी भी इनका कुछ ट्रीटमेंट रहता है और वो ऑफ कोर्स वो आजकल में जो है वो जारी है। लेकिन एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक कोई ना कोई रीज़न है, और डेफिनेटली ये वो रीज़न्स, वो कहानियाँ जो शायद आपकी और मेरी, हम सब की इक्वल हैं, लेकिन उसका जो हल है, उन मसाइल का, उन रीज़न्स की जो अगर बात करें तो वो ये हल नहीं है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं ये इसीलिए चाहता हूँ कि इनकी ज़ुबानी ये बात सुने और ये बात हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ। अच्छा मिस, ये बताइए सबसे पहले, कितना अरसा पहले आपने ये जो एडिक्शन है, ये जो ड्रग है, इसको लेना शुरू किया और किस सूरत में लेना शुरू किया सबसे पहले? 4 इयर्स हो गए हैं जी। 4 साल हो गए हैं। ओके, 4 साल हो गए। और 4 साल पहले शुरू कैसे किया था? बस फ्रेंड्स वगैरह उनकी कंपनी में, दोस्त थी मेरी, उसका ब्यूटी सैलून था, उसके पास जाते थे, वो लोग मिलके कर रही होती थी, तो उन्होंने एक दफ़ा ऑफ़र की, मैंने भी ट्राई कर लिया,
तो उससे पहले आपने कभी स्मोक, वो होता है ना फैमिली में शीशा वीशा, वेप शीशा, ये फैमिली में आजकल तो हमारे एक ट्रेंड बन गया है, एक आम सी चीज़ लगती है, तो वो कभी था फैमिली में? नहीं। अच्छा, तो कभी खुद से था माइंड में कि यार चलो ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं भी ये करूँगी, आई विल ट्राई दैट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो एक बैड सोसाइटी थी जहाँ से आगाज़ हुआ। हाँ जी। अच्छा, देन ये बताइए। देन उसके बाद थोड़ा अर्सा तो बड़ा अच्छा लगता रहा, लेकिन बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ नहीं सही, मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करती। काफ़ी दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन खुद से नहीं छूटता था। बिल्कुल। इतना ज़्यादा डोज हो गया था, मतलब रूटीन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके बाद आपको इनर फील हुआ कि शायद ये हद से क्रॉस हो गया। ऐसा ही था। तो कहाँ पर ये आप लेती थी अपना ये जो एडिक्शन, जब बन गई तो पूरी कहाँ करती थी? घर में। और फैमिली में फादर मदर? मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, मेरी डिवोर्स है, मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। बच्चों की क्या उम्र है? बेटा मेरा बड़ा है, बेटी छोटी है। क्या उम्र है बेटे की? 24 इयर्स। 24 ईयर्स। तो उसने आपके अंदर, आपके बिहेवियर में चेंजेस नहीं देखे, महसूस नहीं किए? 4 साल एक सिलसिला चलता रहा। ज़ाहिर है देखे तो फिर यहीं पे है ना। आपके जो हस्बैंड है वो? मेरी डिवोर्स हुई है। तो बच्चों ने आपके रवैयों में तब्दीली देखी हाँ जी। और आपने फिर एक्सेप्ट किया? नहीं, बच्चों को टाइम मैं दे सकती नहीं थी, और बड़ा अपने आप से भी बड़ी नफ़रत होती थी। कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, हर बात में गुस्सा आता था, अकेले बैठने को दिल करता था, फिर गुस्सा आता था कि मुझसे कोई बात नहीं करता। इस तरह के सिम्टम्स थे। तो मुझे बताएं, ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपने यूज़ की? सिर्फ आइस। स्ट्रेट अवे आइस से स्टार्ट किया था? पहला स्टेप ही आइस था? हाँ जी। माय गॉड, मतलब ये नशा में या ड्रग्स में आइस जो है इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये शायद कहते हैं कि जो आइस पर लग जाता है उसकी वापसी तकरीबन ना होने के बराबर है अगर आप उसके 3rd स्टेज तक चले जाएं, ठीक है। और ये सबसे ख़तरनाक तरीन नशा है। तो आपने डायरेक्ट ही आइस तक रसाई कर ली विदाउट ये सोचे समझे कि क्या नतीजे होंगे? नहीं, मुझे पता नहीं था ना। आपने सुना भी नहीं था इसके हवाले से पहले? नहीं, कभी नहीं। आपकी फ्रेंड्स ने आपको क्या कहकर ट्राई कराया? कि बस शीशा है, शीशा पी लो, बस जिस तरह हुक्का शीशा होता है, पी लो। और था भी वैसा ही, उसका कोई इतना फोब नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। फील क्या होता था? इससे आपकी पल्स जो है, पल्स रेट वो हाई हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी सोचने की जो थिंकिंग है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर देता है। मतलब आप कंप्लीट एक्टिव फील करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव। मैंने सुना है कि आइस पीने वालों को नींद नहीं आती। नहीं, नींद नहीं आती। अगर आप पी रहे हैं तो आपको 2 दिन नींद नहीं आएगी। और आप एक्टिव हैं? एक्टिव हैं। और जब आप नहीं पियेंगे तो आप बिल्कुल जिस तरह पैरालाइज हैं, आपसे कोई काम नहीं होगा, आप सोए रहेंगे, उठ के कोई काम नहीं होगा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, प्रोवाइड कौन करता था आपको और आप कैसे प्रोवाइड करती थी अपने आप को ड्रग? शुरू में तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ही देती थी। घर आके देती थी या खुद जाके लेती थी? घर आके दे देती थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी एक कॉन्टैक्ट दिया, एक डीलर था वो दे जाता था। आप बेसिकली किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? लाहौर से। लाहौर से। अच्छा, फिर चलें, ये स्टोरी समझ में आ गई। एक बुरी सोसाइटी से आगाज़ हुआ, फिर आपकी ही दोस्त आपको जो है प्रोवाइड करती रही, आपने डीलर भी चुन लिया और डीलर से आप मंगवाती रही। कितना खर्चा हो जाता था आपका माहाना आम तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे? 10-12 हज़ार रुपये। 10-12 हज़ार रुपये महीने। और ये आप डेली यूज़ करती थी या अब हफ्ते में 2-3 दफ़ा, या जब दिल करता था तब? नहीं, डेली यूज़ करती थी, डेली। डेली। चलें, आज 4 साल बाद आप इस मकाम पर मौजूद हैं एंड जैसे मैंने सुना है, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें, इस पूरे टाइम में आपको महसूस हुआ कि आपने गलत किया, रिग्रेट होता है? फैमिली का क्या, जब फैमिली में पता तो चल गया होगा ऑफ कोर्स, तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है सारा, मैं जानना चाहता हूँ ताकि देखने वाली माई बहनें भी ज़रा सुन लें। कुछ भी नहीं, मैं इसको तो खुद भी छोड़ना चाहती थी, 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया था, लेकिन खुद से नहीं छोड़ सकती। ठीक है, ट्राई करना, फिर बिल्कुल कोई काम ही ना होना, फिर थोड़ा सा फिर पी लेना कि चलो थोड़ी थोड़ी करके करते हैं। लेकिन जब फिर मेरी सिस्टर को पता चला, बड़ी को, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे करवा दिया एडमिट। अब मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग इसकी तलब नहीं होती। फैमिली क्या कहती है आपको? फैमिली का रिस्पॉन्स अभी पॉजिटिव हुआ आपको लेके, बच्चों का? हाँ, बच्चे ठीक हैं, बस फैमिली में थोड़ा सा इशू है इस बात से। क्या पैगाम देंगी आप एट द एंड ऑफ द डे? आप अल्लाह करें खैर वफियत से अपने घर जाएं, मेरी दुआ है, और कभी आप दोबारा ऐसा ना सोचें, कोई हमारी माँ बहन ऐसा ना सोचे। आपकी एज की जो ख़वातीन हैं या जो हमारी माएँ बहनें हैं, क्या पैगाम देंगी उन्हें? जिस एक्सपीरियंस को आपने फ़ील किया है वो क्या रहा है और क्या कहना चाहेंगी, ये बताइए।
स्पेशली आइस का कहूँगी कि ये जो नशा है ये सबसे बुरा है। ये आपको अपनी फैमिली से दूर कर देता है। ये एक तरह से मनहूस नशा है। ना करें, बस अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। जो ज़िंदगी मिली है थोड़ी सी, अच्छे तरीके से गुजारें। इस तरह सेंटरों में रह के तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। यहाँ पे आके इंसान बाद में पछताता ही है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन लेकिन एक नाम भी आपके लग जाता है कि ये नशई औरत है, ये नशई मर्द है। हाँ जी, ऑफ कोर्स ये सारी ज़िंदगी का लग जाता है। बस इससे बचें कि ना आपको बाद में ज़िंदगी में ताने मिले, ना आपकी औलाद को ताने मिले। एक अच्छी ज़िंदगी है, उसको अच्छे तरीके से गुजारें बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ लेडीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से एक साहिबा भी मौजूद हैं जो इस रिहैब सेंटर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लीड भी करती हैं और बाकी मामला भी देखती हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ख़वातीन भी हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिरी बात है ख़वातीन को ही डील करें तो यही एक अच्छी चीज़ है। इनसे भी कुछ बातें करते हैं और फैमिलीज़ के कंसर्न्स बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो वो लेकर के आते हैं अपनी ही फैमिली के लोगों को यहाँ पर एडमिट कराने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, बताइए सबसे पहले जो फैमिलीज यहाँ पर आती है उनके बेसिक कंसर्न्स क्या होते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनके बेसिक कंसर्न्स ये होते हैं कि एक रिहैब सेंटर है, यहाँ पे ड्रग्स जो है प्रोवाइड तो नहीं हो रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे उनका यही क्वेश्चन हो रहा होता है। मतलब रिहैब सेंटर में आके पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड तो नहीं हो रही, मतलब रिहैब सेंटर में प्रोवाइड क्यों करेगा? बिल्कुल, बिकॉज उनका माइंडसेट इस तरह का सेट हुआ है कि शायद हम लोग अपने पेशेंट्स को, अपने पर्सनस को यहाँ पे भेजेंगे तो रिहैब सेंटर्स में उनको ड्रग्स जो है प्रोवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको अपने माइंड से ये बात फर्स्टली निकालनी पड़ेगी कि रिहैब सेंटर जो है वो रिहैब है। रिहैब का मतलब ये है कि यहाँ पे ड्रग नहीं मिलना, यहाँ पे प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होना है और ट्रीटमेंट होने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ में बैकअप में चले जाना है, उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा जिस किसी को भी अपना पेशेंट रिहैब में एडमिट करवाना है। अच्छा मुझे ये बताइए टोटल कितना टाइम पीरियड होता है किसी एक पेशेंट के लिए जो आप यहाँ पर अपने पास रख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं? डिपेंड करता है वो ड्रग कौन सा यूज़ कर रहा है। मोस्टली 3 मंथ, मोस्टली 4 मंथ मिनिमम। और डिपेंड करता है वो अपनी फैमिली से किस तरह के इश्यूज़ क्रिएट कर चुका है, उन चीज़ों को किस तरह रिजॉल्व करना है। वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होते होते ऑलमोस्ट हार्डली कोई 4 to 5 मंथ्स कंप्लीट लग जाते हैं। ठीक है, इजीली पेशेंट ले आते हैं आप जब फैमिलीज आपको हायर करती हैं और चाहती हैं कि आप उनके जो भी फैमिली मेम्बर है उसको आप अपने पास रखें, ले आएँ, इजीली आ जाते हैं यहाँ पर, खुद ले आते हैं या आपकी टीम जाकर लेकर के आती है? नहीं, बिल्कुल भी इजीली नहीं आते बिकॉज दे आर सो मच हाइपर। इतने हाइपर होते हैं कि उन लोगों को तो रेडी ही नहीं होते अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको उस टाइम लग रहा होता है कि मेरी फैमिली जो है, मेरे जितने भी अजीज़ हैं जेल में भेज रहे हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो लोग ही सबसे ज़्यादा क्लोज हैं उसके और वही उसके लिए ठीक फैसला कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता उनको लेके आने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस रिहैब सेंटर के CEO उसामा नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। अब क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपने अख्ताम की जानिब है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्टर साहब से इनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये अपने पेशेंट्स को डील करते हैं, लीड करते हैं। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा उसामा, सबसे पहले तो मेरा बहुत बेसिक एक चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ, सिम्टम्स। आपकी फैमिली में कोई एडिक्शन की जानिब जा रहा है, ड्रग एडिक्ट है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जिस भी एज वैल्यू में है, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि ये शायद वो रीजंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं ये ड्रग की जानिब जा रहा है? मैं चाहता हूँ आपके तवज्जुह से देखने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है ना, अगर हमने मतलब हमें शक है अपने बच्चे के ऊपर कि हमारा बच्चा टीनेजर है, ठीक है, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो, तो उसकी हरकत जो हैं वो सही नहीं लग रही। हरकत में ये आ सकता है कि रात को लेट नाइट मतलब घर पे आना, और सिगरेट नोशी जो है वो समझ लें कि फ़र्स्ट स्टेप होता है वो। अगर आपका बच्चा सिगरेट पीता है तो ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है वालिदैन के लिए। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को जो है इशा के बाद बिल्कुल बाहर जाने की, ठीक है, बिल्कुल परमिशन ना दें। हाँ, अगर बच्चा कोई डिमांड करता है कि मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने डिनर करना है, तो बजाय कि आप उसको, ठीक है, पैसे दे के आप भेजें या आप उसको अपने बच्चे को अपने दोस्तों के साथ भेजें, आप खुद लेके जाएं उनको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये रोकना होगा कि हमारा बच्चा रात को देर तक जो है वो बाहर ना रहे। ये सबसे बड़ा जो है ना,
ये हमारे मुआशरे के अंदर ख़राबी है। बच्चा जब रात को लेट आता है तो रात को ही ये जितने भी हमारे ठीक है मुआशरे के अंदर जराइम होते हैं, ठीक है, चोरी डकैती लगा ले, ठीक है, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल है, ठीक है, लोग ड्रिंक करते हैं, पार्टियाँ ठीक है वो करते हैं या इस तरह की महफ़िलों में जाते हैं, वो अक्सर रात को होता है। दिन में किसी भी सूरत जो है ना इस तरह की महफ़िलें, इस तरह की पार्टियाँ ठीक है वो नहीं मतलब होती। सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना वो वालिदैन को रोकना चाहिए कि इशा के बाद बच्चे को घर से ठीक है बिल्कुल ना जाने की इजाज़त हो। अच्छा, फैमिलीज़ के बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप किस तरह से टैकल करते हैं फैमिलीज़ को, और स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं, कोई थर्ड स्टेज पे होगा, कोई सेकंड स्टेज पे होगा, कोई इनिशियल स्टेज पे होगा, फिर हर पेशेंट का अपना अपना रवैया होता है, कोई रैश भी होता होगा, कोई हार्श होता होगा, कोई रोता होगा, कोई चीखता होगा, तो किस तरह से आप इन पेशेंट्स को डील करते हैं? मैंने देखा है बड़े ताले शाले लगाए हुए हैं आपने, बड़ा पैक किया हुआ है लड़कों को, स्पेशली जो बॉयज़ जो आदमियों का सेक्शन है उसे, तो किस किस तरह के आप रवैये देख चुके हैं अभी तक? सर असल में ये पैक करने का, ये लॉकअप करने का मकसद यही है कि पिछले सालों के अंदर तकरीबन हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, और 10 सालों के अंदर हमने बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं कि दीवारें तक फाड़ के ये ठीक है निकलने की कोशिश करते हैं। फिर कई मरतबा हमारे स्टाफ के ऊपर हमला हुआ है, मेरे अपने ऊपर, मेरी ज़ाती गाड़ी के ऊपर एक हमारा पेशेंट था, वो डिस्चार्ज होकर गया, उसने फायर कर दिए। फिर एक मुझे ठीक क्यों किया? हाँ, बस वो ऐसे ही ना कि आपने मेरा इलाज किया, आपने मुझे कैद करके रखा हुआ था, आपने ये किया है, आपने फैमिली के साथ भी ऐसे ही रवैया होता है उनका। लेकिन एक टाइम पीरियड के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मरीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि वाकई मेरी फैमिली ने, सेंटर ने ठीक है मेरी ज़िंदगी बचाई है, और मुझे जो है ना वो रिस्ट्रेन करके वो अच्छा फ़ैसला किया है। रवैया क्या रखते हैं आप? जिस तरह से देखें हर तरह का पेशेंट है तो उसे टैकल करने का एक तरीक़ाकार है, जो आपके पास साइकेट्रिस्ट हैं, जो लोग हैं, बातचीत करते हैं, मेंटली रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी को तलब महसूस होती है और वो आपको धमकियाँ शमके भी लगाता होगा और तोड़ फोड़ भी करता होगा, तो ऐसे वाक़े में क्या करते हैं? कोई नींद की डोज दे देते हैं, या कुछ सुला देते हैं, या बिठा कर उसका कोई उसके साथ डिस्कशन करते हैं, थोड़ा कुछ माइंड गेम करते हैं, किस तरह से करते हैं सारे? असल में जब पेशेंट हमारे पास आता है ना तो शदीद मतलब हाइपर होता है, ठीक है, गुस्सा आता है उसे, सम टाइम दीवारों में सर मारता है, सम टाइम हमारे विंडोज़ के जो शीशे हैं वो भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, ठीक है, ये जो ठीक है लोहे की मतलब ग्रिज लगी हुई हैं इस पे भी टकरे मारते हैं। इस तरह के मरीज़ को जो है हम फिर साइकोलॉजिकल ठीक है उसको वे में जाके उसको हम मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। फिर बाय मेडिसिन का एक अपना रोल है, ठीक है, सेशन का एक अपना रोल है, ठीक है, काउंसलिंग का एक अपना रोल है। वो यानी इसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हम पेशेंट पे अप्लाई करें और पेशेंट ठीक हो जाए। बाय मेडिसिन, बाय सेशन, और इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल काउंसलिंग हम करते हैं कि हम इनको नमाज की तरफ लेके आते हैं, दीन की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि जो इंसान भटका हुआ होता है ना वही किसी ना किसी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। और ये बेसिक ये कोई मुजरिम नहीं होते, ठीक है, ना ही कोई हम इनको कोई ऐसा सवेयर मतलब कि डिज़ीज़ या कोई ऐसी बीमारी कह सकते हैं। ये एक बुरी लानत है, ये एक बुरी आदत है, ठीक है। इस बुरी आदत से निकालने के लिए हमें साइकोलॉजिकली हमें उनको मतलब तैयार करना पड़ता है, ठीक है। फिर नमाज की तरफ, ठीक है, फिर दीन की तरफ, फिर दरस कुरान होते हैं, यानी दीन की तरफ हम फिर लेके आते हैं। और बाकी जो सेकंड मेरा बड़ा मेजर मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सीरियस हो जाए तो ये जो लानत है ना कि जो लोग इसको सप्लाई करते हैं, पीने वाले तो ठीक है तभी ठीक है पिएंगे ना जब चीज़ मिलती है उन्हें। जी, जब उनको हर चौक में, हर चौराहे में, हर गली मोहल्ले में उनको ठीक है आसानी से मिल जाती है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से मेरा ये मैसेज है कि आप कम से कम इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई ऐसा ठीक है कोई काम करें जो हमारे मुआशरे के लिए एक फ़ायदामंद साबित हो। बातें करने से या कोई टीमें तश्कील देने से कुछ भी नहीं होगा, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने से, अमल करने से सारा कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, मैं जाते जाते बस यही बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। उनके मुस्तकबिल की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है, उनका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, उन पर नज़र रखें। फैमिलीज़ अगर किसी ऐसे सानहे से, ऐसे किसी वाक़े से दो चार हैं तो ज़रूर रिहैब सेंटर जाएं, क्योंकि रिहैब सेंटर एट द एंड ऑफ द डे आप के लखते जिगर को वापस लेकर के आता है, उसको उसकी ज़िंदगी
वापस देता है। और अगर कहीं आप उस पर जो स्पेंड करते हैं, बजाय इसके कि जो पैसे आप उसको देते हैं और वो अपनी बर्बादी पे लगाता है, अगर किसी अच्छे रिहैब सेंटर पे लेकर के जाते हैं और वो उसकी ज़िंदगी की वापसी पर लगाते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि हर चौक चौराहे पे जहाँ पर निकोटीन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, वेप और पॉड्स मिलते हैं, खुदा के वास्ते उस पर ज़रा स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और ये सिगरेट नोशी से अपनी लाइफ बर्बाद करने का आगाज़ करते हैं और फिर वेप और पॉड्स अपने हाथों में पकड़कर ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते जितने भी ये तंबाकू बेचने वाले दुकानदार हैं उनके बारे में ज़रा इस चीज़ को लेकर के लाजमी सोचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।